सौगात की एक बात यह कि जासूस बहुत खुश होगा आज। एक जासूस आज बहुत खुश होगा। अब भले ही वो जासूसी वाले काम में ना हो, लेकिन खुश तो बहुत होगा आज। ईरान युद्ध में जो हो चुका है, ईरान युद्ध में जो हो रहा है, ईरान युद्ध में जो भी होने वाला है, सब उसके कलेजे को ठंडक तो दे रहा होगा। क्योंकि बताते हैं कि कलेजा तो उसका भी खूब जला था 37 साल पहले 5 दिसंबर 1989 को। उस रात को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सारे खुफिया कागज जो उनके पास थे, उन्होंने उनको जलाकर नष्ट कर दिया था। बताते हैं उन्होंने सारी रात कागज जलाए थे, क्योंकि उन कागजों में ऐसी खुफिया जानकारियां थीं जो दुश्मन के हाथ नहीं लगने देनी थी। और हालात ऐसे हो गए थे कि सब कुछ उन लोगों के हाथ लग सकता था जिनके हाथ वो नहीं लगने देना चाहते थे। खुद उस जासूस ने जब कई साल बाद अपनी आप बीती बताई तो बताया था कि इतने कागज थे, इतनी फाइलें थीं कि भट्टी ही फट पड़ने की हालत में आ गई थी। वो शहर था पूर्वी जर्मनी का शहर ड्रेसडेन, पूर्वी जर्मनी का। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बढ़ गया था पूर्वी पश्चिमी। हिटलर की सेना को हराकर पूर्वी हिस्से पर सोवियत यूनियन के समर्थन वाली सरकार बन गई थी, कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका के समर्थन वाली सरकार बन गई थी। तो जर्मनी ही दो हो गए थे। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के साथ नेटो में था, पूर्वी जर्मनी सोवियत यूनियन के समर्थन वाली सरकार थी। वहां पर देश दो में बांट दिया था दोनों महाशक्तियों ने एक तरह से। और देश तो देश, बर्लिन शहर तक बंट गया था, बीच में दीवार बनी थी। पूर्वी जर्मनी में रूस की अगुवाई वाले सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के कई जासूस तैनात रहते थे, जो पूर्वी जर्मनी में मॉस्को के आंख और कान बनकर रहते थे। इजराइल की मोसाद या अमेरिका की सीआईए से भी खतरनाक मानी जाती थी केजीबी के एजेंट। वो जासूस भी केजीबी का एजेंट था, पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन शहर में तैनात था। पूर्वी जर्मनी की अपनी खुफिया पुलिस थी स्टासी। वो स्टासी के एजेंटों के साथ मिलकर वहां अपने देश सोवियत संघ के लिए काम करता था। लेकिन 1989 आते आते सोवियत यूनियन कमजोर पड़ने लग गया था। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के समर्थन वाली सरकार की मदद करने के लिए सोवियत सेना अफगानिस्तान गई थी, तो अमेरिका ने वहां जिहादी लड़ाकों को समर्थन देकर सोवियत सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। सोवियत यूनियन के आर्थिक हालात कमजोर होने लगे थे, अमेरिका उसको हर तरफ से कमजोर करने में लगा था। वो केजीबी का एजेंट पूर्वी जर्मनी में भी अपने आसपास माहौल बदलता देखने लगा था। रूस के समर्थन वाली सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा था। और आखिर नवंबर 1989 में 1989 में बर्लिन की दीवार ही गिरा दी गई थी। जिस सोवियत रूस की ताकत का डंका बजता था, अमेरिका और उसके साथी उस सोवियत रूस के साथियों को अपने पाले में कर रहे थे। जनता में माहौल बनाकर यह सब किया जा रहा था। उस जासूस की तरह केजीबी के सारे एजेंट यह सब होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। केजीबी सोवियत यूनियन की ताकत का प्रतीक थी। लेकिन बर्लिन की दीवार गिरने के बाद माहौल तेजी से बदलता जा रहा था। आरोप ऐसे थे कि अमेरिका और पश्चिमी देश अपने प्रोपेगेंडा से, अपने खुफिया तंत्र से लोगों में सोवियत यूनियन के खिलाफ बगावत को बढ़ावा दे रहे थे। बर्लिन की दीवार गिराने के कुछ दिन बाद 5 दिसंबर की रात 1989 में लोगों की भीड़ ने ड्रेसडन शहर में पूर्वी जर्मनी की खुफिया पुलिस स्टासी के दफ्तर को ही घेर लिया। सड़क के दूसरी तरफ सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का दफ्तर था। वो केजीबी जिसके नाम से पहले लोग कांपा करते थे, ऐसा रौब होता था सोवियत यूनियन का। लेकिन उस रात प्रदर्शनकारी केजीबी के दफ्तर की तरफ भी बढ़े चले। गेट पर गार्ड ने लोगों को साफ कहा कि अंदर जो लोग हैं उनके पास हथियार भी हैं। अंदर से वो जासूस भी सब सुन रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। हथियार की बात सुनकर भीड़ थोड़ा थोड़ा पीछे हट गई। उस जासूस ने सोवियत सेना की टुकड़ी को फोन लगाया। पास में सोवियत सेना की टुकड़ी थी, उसमें टैंक भी थे। उसने बताया कि केजीबी के दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है। सोवियत सेना की टुकड़ी के अधिकारी ने जवाब दिया, जब तक मॉस्को से ऑर्डर नहीं आते हम कुछ नहीं कर सकते। और मॉस्को चुप है। केजीबी के एजेंट के कानों में वो शब्द गूंजते रहे, मॉस्को चुप है। दुनिया की महाशक्ति मॉस्को चुप है। अमेरिका को टक्कर देने वाला सुपर पावर मॉस्को चुप है। जिस अमेरिका की हर चाल को नाकाम करने के लिए वो जासूस बना था, केजीबी में आया था, जिसको गर्व था कि वो उस सोवियत रूस की विचारधारा के लिए लड़ने वाला सिपाही है जो अमेरिका और पूरे पश्चिम के प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रहा है, उस अमेरिका के बनाए हुए माहौल के सामने उस रात मॉस्को चुप था। वो समझ गया कि टाइम आ गया है कि बिना वक्त गंवाए पहले तो सारे खुफिया जानकारियां नष्ट की जाएं, इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लगे।
और सारी रात उसने सारी फाइलें जलाईं। उसने बाद में बताया कि उस रात उसे लगा कि एक देश ही गायब हो रहा है। पूर्वी जर्मनी खत्म हो गया। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक हो गए और जर्मनी नेटो में रहा। यानी एक तरह से अमेरिका ने एक तरह से सोवियत यूनियन को वहां से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। और उसके बाद तो एक के बाद एक ऐसे आर्थिक संकट आते चले गए सोवियत यूनियन में कि 1991 में पूरा सोवियत यूनियन ही टूट गया। सब अलग अलग देश बन गए। रूस अकेला पड़ गया। वो केजीबी एजेंट जर्मनी से लौटकर रूस आ गया। एक 20 साल पुरानी वॉशिंग मशीन और उस भट्टी की आग कलेजे में लिए जिस भट्टी में उसने अपने देश की खुफिया जानकारियों के कागज पूरी रात जलाए थे। उसके कलेजे की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसकी नजर में पश्चिमी देशों ने रूस की उस वक्त की कमजोरी का फायदा उठाकर सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था। उसकी ताकत, उसकी इज्जत सब चूर चूर कर दी थी। 2.5 करोड़ रूसी एक रात में दूसरे देशों में एक तरह से बंधक बन गए थे। केजीबी का वो एजेंट कुछ भूला नहीं था, कुछ भी भूला नहीं था। उसने धीरे धीरे जिंदगी फिर से खड़ी की। रणनीति में तो वो माहिर था ही, केजीबी तो रही नहीं, जासूसी का वो वाला काम बचा नहीं था। अपने वक्त का इंतजार करते हुए उस एजेंट ने नए रूस की राजनीति में अपने आप को झोंक दिया। कहते हैं उसके कलेजे की वो आग उसने कभी ठंडी नहीं होने दी कि रूस को फिर उसी ऊंचाई पर ले जाना है ताकि फिर किसी रूसी को वो रात न देखनी पड़े जो उसने पूर्वी जर्मनी में देखी थी। फिर कभी अमेरिका की रणनीति रूस को घेर न सके। अपने इसी जुनून से वो एक के बाद एक रूस में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता गया और आखिर बन गया रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वो 1989 था, अब 2026 है। जनवरी फरवरी तक रूस की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा था। पश्चिमी प्रतिबंधों ने तेल की कमाई रोक दी थी। रूसी तेल भारत जैसे देशों को डिस्काउंट पर देना पड़ रहा था। कारखाने बंद होने की कगार पर थे। कर्जा महंगा हो गया था। अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। कई लोग तो फिर वैसी तस्वीर बनाने में लगे थे जैसी सोवियत यूनियन के टूटने के वक्त बनी थी। पुतिन के आसपास के लोग भी चिंतित थे। खबरें आने लगी कि पुतिन शायद यूक्रेन युद्ध रोकने या बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी उन विश्लेषकों को पुतिन थोड़ा झुकने को तैयार दिख रहे थे। लेकिन पुतिन तो जैसे इतने साल से इंतजार कर रहे थे वैसे ही करते रहे कि इतने साल पहले अमेरिका ने रूस की कमजोरी का उस वक्त फायदा उठाकर पासा पलटा था। फिर 28 फरवरी को पासा पलट गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान युद्ध शुरू हो गया। पुतिन के चेहरे पर मुस्कान तो आई होगी। वो शायद शतरंज की हर चाल देख रहे थे। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। दुनिया भर में तेल की कमी हो गई। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। $100 से ऊपर रेट चला गया। रूस का तेल भी $57 से $100 के पास पहुंच गया। रूस को रोज लगभग 7,000 करोड़ रुपए की कमाई होने लग गई। देश 2 हफ्ते में कर्ज से बाहर आने लगा। ईरान के युद्ध ने एक झटके में यूक्रेन की सारी उम्मीदें तोड़ दी। पहले जो आर्थिक दबाव पुतिन को झुकने पर मजबूर कर रहा था वो सब गायब हो गया। अब रूस को पैसा मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध जारी रखना आसान हो गया है। पुतिन को फिर से ताकत मिल गई है। तब पश्चिम ने रूस की कमजोरी पर तांडव किया था। अब अमेरिका खुद ईरान युद्ध में फंस गया है। उसका ध्यान यूक्रेन से हट चुका है। रूस को बिना कुछ किए पैसा मिल रहा है। प्रतिबंधों में ढील पड़ चुकी है। रूस की अर्थव्यवस्था फिर से सांस लेने लगी है। पुतिन के कानों में जो शब्द इतने साल से गूंज रहे थे कि मॉस्को चुप है, वो शब्द अब मुस्कान ला रहे होंगे। पुतिन की वो मुस्कान दुनिया देख रही है। मॉस्को तो अब भी चुप है, लेकिन अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुप है क्योंकि उस केजीबी एजेंट के कलेजे में अब ठंडक पड़ रही होगी। व्लादिमीर पुतिन जूडो के खिलाड़ी हैं। जूडो में अगर झटका लगता है तो खिलाड़ी फिर खड़ा होकर ऐसे मौके का इंतजार करता है जब सामने वाले का मोमेंटम तोड़ सके। टाइमिंग से, टाइम से। वक्त अब फिर पुतिन के साथ आ गया है। रूस अब फिर एक महाशक्ति है। 100 बात की एक बात।